हमारी 11th-12th में बुक्स होती थी, तो उसमें ऐसे चैप्टर के बाद क्वेश्चन दिए होते थे, फिर नीचे कुछ और क्वेश्चन होते थे, उसमें लिखा होता था IIT। हमारे टीचर बोलते थे कि यार ये वाले नहीं करने, आप ऊपर वाले सब कर लो। आई वाज क्यूरियस कि यार ये क्यों नहीं करने, तो पता लगा कि एक बहुत बड़ा एग्जाम होता है IIT का, और अगर वो एग्जाम आप क्लियर कर लो तो कुछ लाइफ में बहुत बड़ा हो जाएगा। तो फिर ये लगा कि यार ये जो गाँव में रहते हैं ये भी तो मेरे जैसे ही है, इनके अंदर भी तो टैलेंट है, तो ये क्यों नहीं कर पाते लाइफ में, क्यों नहीं आगे बढ़ पाते, इनको गाइडेंस नहीं है, इनको पता नहीं है क्या करना है, या इनको कोई सपोर्ट चाहिए। काफी मन में आने लगा कि यार ये कॉर्पोरेट जॉब नहीं करनी, प्रॉब्ली मुझे इन लोगों की हेल्प करनी चाहिए। तो ये सब सोच के मैंने अपनी जॉब छोड़ी 2010 में, और उसके बाद कंपनी स्टार्ट की। नोएडा में था तो पोस्टर लगाना होता था, खुद ही लगाते थे, तो मैं ही पोस्टर लगाता था रात को, जब मुझे लगता था कि अब कोई मुझे नोटिस नहीं करेगा, कोई देखेगा नहीं, तो निकल जाते थे। क्योंकि मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से आया हूँ, तो मुझे इन सब में कभी प्रॉब्लम नहीं हुई, कभी भी ऐसा नहीं लगा कि छोटा काम है, मैं मैं क्या करूँ, मैं तो IIT तो वो सब कभी नहीं आया। तो मुझे मेरा बहुत स्ट्रांग बिलीव है कि किसी को लर्निंग पार्ट करना चाहते, कुछ भी सिखाना चाहते हो, तो उसका बेस्ट पॉसिबल वे है उसको उसकी लैंग्वेज में सिखाया जाएगा। सबसे पहला तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका जो बिगर थॉट प्रोसेस होना चाहिए वो सेवा का होना चाहिए, रादर देन अर्निंग मनी और मेकिंग इट ए बिजनेस। मनी फॉलोज, बिजनेस फॉलोज, सब फॉलो हो जाएगा अगर आपके अंदर जो भावना है वो सेवा की है कि नहीं है, कुछ उनकी लाइफ में वैल्यू क्रिएट करना चाहते हो, कुछ वैल्यू ऐड करना चाहते हो। आई थिंक वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये जो फीलिंग है ना कि हमने किसी की लाइफ में चेंज किया, हमने किसी की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड किया, कुछ इम्पैक्ट किया, आई थिंक इससे बड़ी कोई फीलिंग है। सो बिफोर वी स्टार्ट सर, अनिल सर अपने बारे में बताइए, कहाँ से आते हैं, फैमिली के बारे में, कैसे मतलब कहाँ से ओरिजिन है आपका और कैसे स्टार्ट किया, एक जर्नी छोटी सी। रोहित, मैं यूपी में बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट है, बुलंदशहर में एक गांव है बेसिकली सिकंदराबाद के आसपास। मैं वहाँ से आता हूँ, और मेरा बैकग्राउंड कुछ ऐसा रहा है कि फैमिली में, गांव में मतलब बहुत पढ़े लिखे लोग बहुत कम थे, पेरेंट पढ़े लिखे नहीं थे मेरे, इनफैक्ट गांव में ही बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे। तो पढ़ाई एक बड़ी चीज़ होती थी, लेकिन पेरेंट्स का एक बहुत बचपन से ये फोकस था कि यार पढ़ना है। उसका भी मुझे लगता है एक यही रीज़न था कि गाँव में क्या होता है कि ज़मीन होती है, छोटे-छोटे खेत होते हैं सबके, और उसी पे सबकी लाइफ चलती है। लेकिन जैसे-जैसे जनरेशन्स आगे बढ़ती हैं, वो खेत तो उतने ही रहते हैं, तो डिवाइड हो के छोटे होते चले जाते हैं। तो हमारे केस में भी क्या था, पापा के पास 3-4 बीघे ही खेत बचा था, और हम 3 भाई थे। तो मुझे लगता है कि सोचते होंगे हमारे पेरेंट्स कि आगे क्या करेंगे ये बच्चे। तो काफ़ी फ़ोकस था कि बेटा पढ़ना है, पढ़ने से ही पढ़ाई से ही कुछ अच्छा हो सकता है लाइफ में। तो ये ओरिएंटेशन था बचपन से। लेकिन प्रॉब्लम ये है बस कि गाँव में गाँव का स्कूल तो था, वहाँ पे चीज़ें थी, टीचर्स थे, पढ़ाई होती थी। लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एक्चुअली बहुत बहुत अच्छी नहीं होती, हाई क्वालिटी नहीं होती, और प्लस अवेयरनेस बहुत कम होती है कि चलो पढ़ाई का मतलब क्या होता है गाँव में? पढ़ाई का मतलब होता है कि 10वीं कर लिया आपने, 10वीं का बोर्ड अगर पास कर लिया तो भी बड़ी बात है। बहुत पढ़ाई कर ली। 12th कर लिया, स्कूल पास कर लिया तो बहुत बड़ी बात है। उसमें फर्स्ट क्लास आ गई, आपके 60% मार्क्स आ गए तो भाई पूरे पूरे आसपास के तहसील में नाम हो जाता था आपका। फिर उसके बाद फिर BA, BSc, BCom गाजियाबाद में कॉलेज होते थे, सिकंदराबाद बुलंदशहर में होते थे। फिर जनरली इस तरह का ट्रेंड होता था। मेरे केस में क्या हुआ कि 12th तो पास कर लिया, और गाँव के स्कूल में क्या है कि अगर आप थोड़ा भी अच्छा करते हो तो शोर हो जाता है, श्योर हो जाता है, नाम हो जाता है कि यार वो है, तो कॉन्फिडेंस आ जाता है आपको कि हाँ यार आप लाइफ में कुछ अच्छा कुछ तो कर ले। तो वो हो रहा था, लग रहा था कि यार हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो उस टाइम क्या होता था कि हमारी 11th-12th में बुक्स होती थी, हिंदी मीडियम में ही पढ़ते थे, तो एक फिजिक्स की बुक होती थी, नूतन की आती थी, कुमार मित्तल राइटर थे उसके। तो उसमें ऐसे चैप्टर के बाद क्वेश्चन दिए होते थे, और पहले ऐसे कुछ क्वेश्चन होते थे, इसमें यूपी बोर्ड के क्वेश्चन होते थे, फिर नीचे कुछ और क्वेश्चन होते थे, उसमें लिखा होता था IIT ऐसे लिखा होता था। तो हमारे टीचर बोलते थे कि यार ये वाले नहीं करने, आप ऊपर वाले सब कर लो। आई वॉज क्यूरियस कि यार ये क्यों नहीं करने, तो मैंने 1-2 करने की कोशिश की, तो हो रहे थे। पर उसमें अगर कहीं अटक जाते थे तो फिर टीचर मना कर देते थे कि ये नहीं करना, ये छोड़ दो, ये IIT बहुत बड़ा एग्जाम होता है, बहुत टफ होता है। पर मुझे वही, जब क्वेश्चन कुछ मुझसे हो जाते थे तो मुझे लगा कि यार ये तो हो सकते हैं, इतना डिफिकल्ट तो नहीं है, ये तो थोड़ा इन्होंने बना रखा है, लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो वहाँ से थोड़ा मुझे अवेयरनेस आई कि IIT नाम की कोई चीज़ होती है। फिर थोड़ा और इंक्वायरी की, टीचर से इधर-उधर पूछा, तो पता लगा कि एक बहुत बड़ा एग्जाम होता है IIT का, और अगर वो एग्ज़ाम आप क्लियर कर लो तो कुछ लाइफ में बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर आपको ये सब खेत-वेत और ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन डू समथिंग वेरी बिग इन योर लाइफ। तो वहाँ से एक क्लैरिटी आ गई, एंड फिर मैंने IIT के बारे में सोचा। इंसिडेंटली गाँव में तो ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो फिर 12th के बाद पेरेंट्स से बात की कि मुझे IIT करना है।
और आईआईटी करने के लिए मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा, कोई कोचिंग वगैरह जॉइन करनी पड़ेगी और उसके लिए पैसे चाहिए। तो मैं पेरेंट्स से पैसे माँगे कि कुछ दो, तो उन्होंने अरेंज किए। वो भी एक कहानी है बिकॉज़ पैसे होते नहीं थे, गाँव में पैसे इतने होते नहीं हैं। तो जनरली जो सोर्स होता है, मनी का सोर्स होता है कि या तो जब फसल कटेगी तो उस टाइम पैसे आते हैं, या आपके जो घर में भैंस, गाय ये सब चीज़ें होती हैं, उनको ही आप सेल करते हो या बाई करते हो, वैसे ही चलता है। तो उसमें भी हमारी 4 भैंस थी, तो आई थिंक 1 या 2 को उस टाइम सेल करना पड़ा। एनीवेज़ पेरेंट्स ने पैसे दिए और मैं फिर दिल्ली आ गया। अब दिल्ली में मैं पहली बार आया था तब, ये कौन से समय की बात है ये सर ये? 1997 की बात है। 97 की बात है। तो दिल्ली में आया, दिल्ली में कुछ पता नहीं था कि क्या करना है, कहाँ जाना है, तो मैं आईआईटी दिल्ली चला गया। इंट्यूटिवली यही समझ में आया कि उन लोगों को तो पता ही होगा क्या कैसे यहाँ पे एंट्री मिलती है क्या? उन लोगों को पता होगा कि करना क्या होता है। तो वहाँ पे गया, वहाँ पे बच्चों से मिला। बच्चे आईआईटी में तो आईआईटीएंस बच्चे थे, मैं तो बिल्कुल गाँव से आया था। और उस टाइम मुझे लगता है व्हेन आई सी इन रेट्रोस्पेक्टिव, मुझे लगता है कि बिल्कुल जो टिपिकल गाँव के बच्चे होते हैं ना, कि वैसे ही थे, क्योंकि पूरा बैकग्राउंड ही वैसा था, पेरेंट्स भी खेती में थे, तो वैसा ही था। तो वहाँ पे मैं गया, मैंने बच्चों को बोला कि यार ये मुझे भी आईआईटी में पढ़ना है आप लोगों की तरह। तो उनको लगा कि ये कौन आ गया, इस साइड से इधर से कहीं आ गया होगा। तो मैंने कहा मैं बहुत दूर से आया हूँ, गाँव से आया हूँ, तो मुझे पढ़ना है। तो उन्होंने मुझे कुछ ख़ास बताया नहीं बेसिकली, तो बहुत लाइटली ले रहे थे। उनको लगा कि ऐसे ही कुछ मज़ाक चल रहा है। मैं एनीवेज़ मैं गया नहीं, मैं बिल्डिंग के अंदर चला गया आईआईटी के अंदर। तो वहाँ पे एक प्रोफ़ेसर थे, का नाम भूल गया, हाँ, केहर सिंह नाम था। तो देखा तो लिखा था कुछ केहर सिंह प्रोफ़ेसर, तो उन्होंने केबिन में घुस गया। तो फिर सर वही सेम स्टोरी का, कहाँ कौन हो भाई, क्या है? तो फिर उन्होंने बताया कि मैं यहाँ से आया हूँ और मुझे ना आईआईटी की तैयारी करनी है, मुझे भी पढ़ना है। तो उन्होंने उन्होंने फिर बैठाया, उन्होंने कहा यार बैठ जरा आराम से बैठ यहाँ पे। फिर उन्होंने बताया, समझाया कि देखो ये अच्छा है, मतलब बहुत अच्छी बात है कि तुम ऐसा सोचते हो कि तुम्हें लाइफ में कुछ करना है या आईआईटी का एग्ज़ाम क्लियर करना है, बट ये बहुत टफ है, ऐसा होता नहीं है। और इसमें बेसिकली जो आपका बैकग्राउंड है ना, वो बहुत मैटर करता है कि अचानक से ऐसी कोई वो नहीं है दवाई कि मैं दे दूँ तुम इंटेलिजेंट बन जाओगे। तुम्हारी बेसिक एजुकेशन ही अगर स्ट्रांग नहीं होगी तो कर नहीं पाओगे। तो मैंने कहा नहीं, नहीं मेरी तो बहुत स्ट्रांग है, आप मुझसे पूछो कुछ भी, ये वो। तो मैं को काफ़ी कॉन्फिडेंट था, मुझे पता था कि मैं कर सकता हूँ। तो उनको लगा कि जाएगा नहीं ऐसे। तो उन्होंने मुझे बताया कि देखो इसके लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, तो आप जाइए, आईआईटी के अक्रॉस ही सर्वप्रिय बिहार है, कालूसराय और सर्वप्रिय बिहार, तो वहाँ पे कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते थे। तो उन्होंने वहाँ रेफ़र किया मुझे कि वहाँ जाइए और वहाँ पे आप उनसे इंक्वायरी कीजिए, वो बताएँगे आपको सारी क्या है। मैं तो ये बता सकता हूँ कि वहाँ जाइए, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और उन्होंने मुझे ये बोला कि मुझे लगता है तुम कर सकते हो। अच्छा। हाँ, उन्होंने बोला मुझे। उन्होंने मुझसे क्वेश्चन-वॉश्चन नहीं पूछे, बट कॉन्फिडेंस से ही उनको लगा कि ये लड़का कुछ करेगा। तो यही कहानी है। फिर वहाँ पे गया मैं जिस कोचिंग में गया, मैंने एडमिशन ले लिया, तैयारी की, 1 साल सिलेक्शन हो गया, फिर घर गया। पर फिर भी घरवालों को इतना पता नहीं था कि आईआईटी क्या होता है। उन्होंने कहा जो भी अच्छा ही होगा क्या जीत बच्चा। के आए यहाँ? तो ऐसे ही मैं आईआईटी में पहुँचा और आईआईटी से मैंने अपनी आईटी पढ़ाई भारत की। से। या आईआईटी मैंने आईआईटी वाराणसी गया था, आईआईटी बीएचयू। वहाँ से मैंने पढ़ाई की इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में और उसके बाद कॉर्पोरेट में काम किया। लास्ट में कॉग्निजेंट में काम कर रहा था, टेक फील्ड में था। और उसके बाद एक समय आया जहाँ पे लगा कि एक्चुअली लाइफ तो चेंज हो गई आईआईटी में आने के बाद। तो आपका फ्रेंड सर्कल, आपका आउटलुक, आपका विजन, वो सब चेंज हो जाता है। तो देन यू आर नो मोर ए विलेजर एंड ये सब सब चेंज हो जाता है। तो फिर ये लगा कि यार ये जो मेरे और जो लोग हैं जो गाँव में रहते हैं, ये भी तो मेरे जैसे ही हैं, ये भी तो अच्छे हैं, इनके अंदर भी तो टैलेंट है। तो ये क्यों नहीं कर पाते लाइफ में, क्यों नहीं आगे बढ़ पाते? तो लगा कि यार इनको गाइडेंस नहीं है, इनको पता नहीं है क्या करना है या इनको कोई सपोर्ट चाहिए। तो फिर ये काफ़ी मन में आने लगा कि यार ये कॉर्पोरेट जॉब नहीं करनी। प्रॉब्ली मुझे इन लोगों की हेल्प करनी चाहिए और इस तरफ जाना चाहिए। क्योंकि ये तो हो गया था कि पैसे तो कमा लेंगे, क्योंकि उतना तो लग गया था कि अब आईआईटी से निकलने के बाद, और उस टाइम सीट्स बहुत कम होती थी, तो बहुत ही मतलब आईआईटी से पास आउट किया, जॉब की इतनी बड़ी टेंशन नहीं होती थी। तो ये लगता था कि यार जॉब अब तो हो जाएगी, पैसे तो आ जाएंगे, बट नाउ इफ वी कैन डू समथिंग फॉर दीज पीपल दैट विल बी समथिंग वेरी सेटिस्फाइंग, वेरी फुलफिलिंग। तो ये सब सोच के मैंने अपनी जॉब छोड़ी 2010 में और उसके बाद कंपनी स्टार्ट की। इनफैक्ट उसी समय ऐसा कुछ हो रहा था कि कॉग्निजेंट में क्या होता था कि मैं तो बिजनेस साइड में था, तो कॉग्निजेंट में मोस्टली क्लाइंट साइड पे होता था। तो यहाँ मैं गुड़गांव में था बेसिकली उस टाइम। गुड़गांव में हमारा क्लाइंट था मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस। तो उनके प्रोजेक्ट्स में दिखता था। और उस टाइम मुझे कॉग्निजेंट ने बोला था कि हमारा नेक्स्ट क्लाइंट यूएस में है, मेट लाइफ यूएस, तो आपको यूएस जाना होगा। तो इन ए वे मैंने वो ऑफर डिक्लाइन किया था। एक चॉइस ही था, क्योंकि दिमाग में भी चल रहा था कि ये करना है, फिर यूएस का भी था। तो मुझे लगा यार नहीं, मुझे यूएस नहीं जाना, मुझे तो यहीं रहना है और मुझे इन लोगों के लिए काम करना है।
तो फिर जॉब छोड़ के स्टार्ट किया और यहाँ बहुत सिंपल थॉट प्रोसेस से स्टार्ट किया था कि यार लोगों को सर्व करना है, लोगों की हेल्प करनी है, उनकी उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है बिकॉज़ मैंने वो स्ट्रगल देखा है, मैं वहाँ से आता हूँ। तो बस यही थॉट से सोच के कंपनी शुरू की थी। हालाँकि मेरे पहले सवाल का जवाब आपने इसी में से बता दिया, पर मैं ये पूछना चाहूँगा फर्स्ट क्वेश्चन में कि व्हाट मोटिवेटेड यू एंड व्हाट वाज़ द राइट टाइम टू लीव कॉग्निजेंट? ये कब लगा आपको कि हाँ, अब सही वक़्त है, मैं कॉग्निजेंट छोड़ के कुछ अपना करता हूँ? देखो जैसे मैंने अभी बताया, उस टाइम ये एक लाइफ में ट्रिगर क्रिएट हो गया था कि कितने साल मुझे यूएस जॉब जाना करने के था। बाद ये हुआ? कॉन्ग्रेजेंट में मैं जॉब कर रहा था, मेरा दूसरा तीसरा साल था, अच्छा, ज़्यादा। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। पर एक ये वाला पॉइंट आ गया था कि क्योंकि जनरली क्या होता है, जो मेरे फ्रेंड्स थे आईआईटी में, जनरली सबका ये ड्रीम होता था कि यार यहाँ इंडिया में कुछ नहीं रखा है, यूएस जाना था। यूएस जाना है। और वो मेरे दिमाग में भी था, मेरा भी एक तरह से ड्रीम था, वन ऑफ द थिंग था मेरे लिए कि दिस इज व्हाट प्रॉब्ली आई विल डू और आई कैन डू। और साथ साथ ये भी था कि यार मुझे अपने लोगों के लिए कुछ करना है। तो जब ये सामने आ गया कि अब ये मिल रहा है आपको, और क्योंकि ये रियलिटी बाइट वाली चीज़ होती है कि जब एक तो है कि आप सोच रहे हो कुछ कि यार ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो जाए, और जब हो जाता है हो जाता है, हाँ। तब आप सोचते हो कि यार ये एक्चुअली मुझे चाहिए भी था, एम आई मेड फॉर दिस। तो ये वाला एक क्वेश्चन आ गया था कि इज दिस फॉर मी? क्या सच में अंदर से मुझे लग रहा है कि यूएस जाके मैं खुश रह पाऊंगा? बिकॉज एक दूसरा मैंने ये भी देखा था कि जो मेरे फ्रेंड्स जितने भी यूएस गए थे, वो वापस नहीं आया कोई भी। जो एक बार गया वो, फॉर एग्जांपल जनरली कॉग्निजेंट भी 2-3 साल के लिए भेजती थी, जो इनिशियल जो उनका होता था। बट वो फिर लोग वहाँ पे, क्योंकि आई डोंट नो जो भी कल्चर है, जो भी वहाँ पे उनकी इकोसिस्टम होगा, तो लोग वापस नहीं आते थे। तो मेरे मन में ये भी था कि यार अगर मैं गया तो वापस नहीं आऊँगा, और वापस नहीं आऊँगा तो ये वाली चीज़ रह जाएगी। तो एक तरह से मैंने चूज़ किया कि यार मुझे ये नहीं करना, मुझे ये करना है, और मतलब दिस इज़ वेयर आई विल बी मोर हैप्पी। Could you talk about the initial challenges you faced while starting Career Plus and how you managed to scale it over to 100 branches across India? कैरियर प्लस नहीं था, कैरियर पावर था एक ब्रांड। कैरियर पावर में जब हमने शुरू किया था, मतलब अड्डा का पहले नाम करियर पावर था। अड्डा का नाम नहीं था वो, बट दैट वाज़ अ डिफरेंट जर्नी, डिफरेंट ब्रांड यू कैन से। अड्डा हैपेंड एट अ लेटर स्टेज। सो व्हेन वी स्टार्टेड इन 2010, इनफैक्ट जब डे 1 पे स्टार्ट हुआ था, इट वाज़ बैंक पावर। ओके, बैंक पावर। सो वी स्टार्टेड विद बैंक जॉब्स। तो अगर आप, बहुत कम लोगों को पता होगा, हार्डली कोई जानता होगा कि व्हेन वी जस्ट स्टार्टेड इट वाज़ बैंक पावर, बट वेरी सून वी चेंज्ड टू कैरियर पावर। बट जब हमने शुरू किया था तो क्या होता था कि सो वी वर ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ वी कैन हेल्प पीपल। तो गाँव में जनरली जब मैं जाता था तो लोग पूछते थे, बहुत सारे लोग, कि भैया क्या करें, ये क्या करें, वो क्या करें, बीए कर लिया आप क्या करें, बीएससी कर ली क्या करें। उस समय क्या होता था, उस समय ऐसा था 2010 के आसपास कि 20 पीएसयू बैंक थे, और हर बैंक अपना अलग एग्जाम लेता था। हर बैंक अपना अलग अलग एग्जाम लेता था। बाद में क्या हुआ, बाद में वो एग्जाम सेंट्रलाइज्ड हो गए और आईयूपीएस ने कॉमन एग्जाम क्रिएट कर दिया। लेकिन 2010 में सब बैंक अलग एग्जाम लेते थे, और उसमें भी पीओ का एग्जाम अलग होता था, क्लर्क का अलग होता था, और उनका एक और रिक्रूटमेंट होता है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर, जिसमें एचआर ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर, ये सब होते हैं। तो ऑल इन ऑल अगर आप 20 बैंक हायरिंग कर रहे हैं तो 50-60 एग्जाम हो गए साल में। तो ऑलमोस्ट हर संडे को कोई ना कोई बैंक का एग्जाम चलता रहता था। तो इस वजह से जो मुझे अप्रोच करते थे गाइडेंस के लिए, इसके लिए, वो बैंक के काफ़ी लोग आते थे। तैयारी कर रहे होते थे। बैंक का क्या करें, एसबीआई का नोटिफिकेशन आया हुआ है, ये आया हुआ है। तो इसलिए हमने कहा कि यार ये क्लियर है, ये हमें क्योंकि समझ में आ ही गया था। तो वी स्टार्टेड बैंकिंग एंड वी सेड दिस इज बैंक पावर। बैंक पावर में भी हमने सोचा, बैंक पीओ वर्ड था वो, उसी के आगे ईआर लगा दिया, डब्ल्यू लगा दिया, तो बैंक पावर बन गया। बट देन वी रियलाइज गया, मतलब बैंकिंग तो शुरू कर दिया, बट फिर हमें लगा कि यार और भी बहुत सारे फील्ड हैं जिसमें हम बच्चों की हेल्प कर सकते हैं। तो बैंक पावर इज प्रॉब्ली नॉट द ओनली डोमेन, मतलब ये थोड़ा उसको छोटा कर रहा है। तो हमने कहा कैरियर पावर, कि इसमें जो भी और भी आपके ऑप्शंस हैं कैरियर से रिलेटेड, सब सर्व करेंगे। तो ये हमने नोएडा में शुरू किया था, और 2010 में, तब जब बिल्कुल शुरुआत हुई थी, तो मैं पढ़ाता था मैथ्स। ओके। मेरे दूसरे को फाउंडर सौरभ, वो रीजनिंग पढ़ाते थे, और ऐसे ही एक और पर्सन थे, वो इंग्लिश पढ़ाते थे। तो बेसिकली बैंक के एग्जाम्स में क्या होता था, जनरली मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, करंट अफेयर, जनरली ये 3-4 सब्जेक्ट आते हैं। तो जब शुरुआत हुई तो एज ए टीचर शुरुआत की। इनफैक्ट मैथ्स सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है इन एग्जाम्स में। तो मैथ्स पढ़ाया, क्योंकि शुरुआत में ऐसा होता था कि बच्चे बहुत कम होते थे, तो बहुत बच्चों के साथ क्लोजली वर्क करते थे। एक-एक बच्चे के बारे में हर चीज़ पता होती थी। उसका नाम क्या है, उसके फादर क्या करते हैं, उसके फैमिली में कितने लोग हैं, उसका क्या स्ट्रगल है, उसके रिलेटिव्स ने क्या बोला हुआ है, उसके लाइफ के फियर्स क्या हैं। बहुत क्लोजली क्योंकि स्टार्टिंग में आई गेस काउंसलिंग भी आप ही करते होगे। हम ही करते थे।
इनफैक्ट अब वो बच्चा आता था तो कई बार क्वेश्चन करता था कि ये तो काउंसलिंग में बैठे थे, कि यही टीचर है। तो लेकिन अच्छा ये होता था कि बच्चों को जब थोड़ा पता लगता था कि आईआईटीएन से थोड़ा रेस्पेक्ट आया था कि हाँ, कुछ तो अगर आईआईटी से पास आउट है और फिर पढ़ा रहे हैं, और मैथ्स का एसोसिएशन होता भी है, जनरली आईआईटीएंस का मैथ्स अच्छा होता है, तो बच्चे एक्सेप्ट कर लेते थे। बट हम ही खुद खुद ही करते थे। इनफैक्ट मैं बताऊँ आपको कि नोएडा में था तो ये हम लोग मार्केटिंग करते थे, तो उसमें 2 तरह की मार्केटिंग होती थी। एक पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूशन होता था, एक पोस्टर लगाना होता था। खुद ही लगाते थे। तो मैं ही पोस्टर लगाता था रात को, जब मुझे लगता था कि अब कोई मुझे नोटिस नहीं करेगा, कोई देखेगा नहीं, तो निकल जाते थे कि चलो लगा रहे हैं रात को। पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट करना होता था तो खुद ही जाके करवाते थे। तो ये सब होता था, तो बट ठीक था, मतलब मुझे, क्योंकि मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से आया हूँ, तो मुझे इन सब में कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। कभी भी ऐसा नहीं लगा कि छोटा काम है, मैं क्यों छोटा करूँ? काम है, मैं क्या करूँ, मैं तो आईआईटीएन हूँ, मैं ये वो, तो वो सब कभी नहीं आया। मुझे तो लगता था कि यार कुछ भी छोटा-बड़ा नहीं है, क्योंकि मैंने देखा था अपने गाँव में, वही सब करके ही आया था मैं। तो शुरुआत बहुत अच्छी हुई क्योंकि रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए। पहला बैच था हमारा, एग्ज़ैक्टली याद नहीं है, बट 30 के आस-पास बच्चे थे, 29 थे या 32 थे, ऐसे कुछ होंगे, और उनमें से 24-25 बच्चों का सिलेक्शन हो गया था। अच्छा। तो उससे वर्ड ऑफ माउथ काफ़ी फैलने लगा कि भई लोगों को लगा कि यार हाँ, यहाँ पे जाके आपका बैंक में जॉब लग सकती है। तो वर्ड ऑफ माउथ से क्या, हमारे बैचेस बढ़ने लगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ने लगे, और जगह से डिमांड आने लगी। तो फिर दिल्ली के बाद, सॉरी, नोएडा के बाद फिर हमने दिल्ली में खोला। दिल्ली में भी काफ़ी अच्छा रहा, फिर एक्सपेंड करना शुरू किया। फिर हम सबसे पहले दिल्ली एनसीआर के बाहर हम गए कानपुर। कानपुर में काफ़ी अच्छा रहा, फिर वी वेंट टू लखनऊ। वो एरिया मेरे ख्याल से डोमिनेट करता था महिंद्रा। महिंद्रा डोनेट महिंद्रा करते थे वहाँ डोमिनेट पे, करता था, मेला लगता था, मेरे को ध्यान है उस समय। मैं राइट। लखनऊ में था तो मैं काकादेव एरिया था वो। हाँ, मैं तो उधर गोरखपुर से है ना ये महिंद्रा, तो उस समय का ध्यान है मुझे। लखनऊ से हैं वो लखनऊ लोग। से। तो काकादेव होता था, वहाँ पे हब होता था। तो वहाँ पे हमने सेटअप शुरू किया, वो बहुत अच्छा रहा। उसके बाद लखनऊ, उसके बाद पटना, रांची, गुवाहाटी, सिलीगुड़ी, फिर इधर चले गए भोपाल, अहमदाबाद, हैदराबाद, और ये चेन्नई, अभी हम सिर्फ बैंकिंग में ही थे। बैंगलोर। नहीं, तो हमने बहुत जल्दी ही करियर पावर में कन्वर्ट हो गए थे। नाम चेंज किया था, तो उसके बाद वी स्टार्टेड एडिंग मोर कोर्सेज़। तो बैंकिंग के अलावा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एसएससी हमने ऐड कर लिया था। टीचिंग के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो ऐड कर लिया था। कुछ डिफेंस के कोर्सेज़ भी करने लगे थे, बट गवर्नमेंट टेस्ट पे अभी था। तो इस तरह एक्सपेंड करते-करते फिर साउथ में चले गए। चेन्नई, हैदराबाद, बैंगलोर, पुणे, वो सब करने लगे, बॉम्बे। तो करते-करते 2016 तक करियर पावर को हमने ग्रो किया। 16 में करीब-करीब हमारी 100 ब्रांचेज़ थी। इट वाज़ ऑल प्रॉफिटेबल। कोई वीसी मनी नहीं थी, कोई एक्सटर्नल फंडिंग नहीं थी, और बढ़िया चल रहा था। उस टाइम हमारे करीब 1000 के आस-पास एम्प्लॉयी होते थे, 500 फैकल्टी थे, 500 अदर स्टाफ होता था, एंड एक नेशनल प्रेज़ेंस बन गई थी हमारी। अनिल जी, एक एक प्रॉब्लम मैंने देखी है इसमें, जब मल्टीपल सेंटर्स हो जाते हैं एजुकेशन में, जो क्वालिटी दिल्ली में आप बैठ के देख रहे हो और दे रहे हो, वो कैसे मेक श्योर होती थी कि वो पटना में भी वही क्वालिटी जाए, हैदराबाद में भी वही क्वालिटी जाए? और उस समय मैं समझता हूँ कि वो इंटरनेट का भी बहुत ज़्यादा टाइम था नहीं, इतनी पेनिट्रेशन नहीं थी। तो ये कैसे, ये बड़ा प्रॉब्लम रहता है आज भी, कि सेम क्वालिटी यहाँ पे और सेम क्वालिटी वहाँ पे कैसे मिल जाए? देखो, ये तो रियल चैलेंज है ही। स्पेशली जो हमारा प्रोडक्ट है वो एक सर्विस है। सर्विस व्हिच इज़ डिलिवर्ड बाय ह्यूमन्स। सो वो तो रहेगा ही। इनफैक्ट अगर 2 क्लासरूम में, एक इस क्लासरूम में टीचर है, एक उसमें, दोनों की क्वालिटी अलग दोनों होगी, में। राइट? एंड इट डिपेंड्स आल्सो ऑन द स्टूडेंट्स आल्सो। सम माइट से दिस इज़ गुड, सम माइट से दैट इज़ गुड। बट दिस इज़ रियल चैलेंज। हमने मैकेनिज़्म बनाए हुए थे क्वालिटी मॉनिटर करने के, थ्रू फीडबैक सिस्टम्स, के बच्चों से बहुत रेगुलरली फीडबैक लेना, क्लासेस में जाके उनसे थोड़ा डिटेल में समझना, ये सब करते थे। लेकिन ये एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट टास्क है। इस तरह के बिज़नेस में, इस तरह के इकोसिस्टम में, हाउ यू मेंटेन द क्वालिटी ऑल अक्रॉस। इवन हिंदी में भी दिल्ली में कुछ और होगा, लखनऊ में कुछ और होगा। आप कोशिश करोगे कि ऑलमोस्ट सब सेम लेवल पे हो या सब बेस्ट हो, बट वैसा होता नहीं है। तो ये एक प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई भी की थी हमारे लिए भी, कि 100 में भी बहुत सारे डिफरेंसेस हमें मिलते थे, बट हमें लगता था कि इसके बियॉन्ड तो दिस इज़ गोइंग टू इंक्रीज़ ओनली। क्वालिटी मेंटेन करना हर जगह आसान नहीं है, हर जगह सेम लेवल पे रखना। लॉट ऑफ टाइम्स इट इज़ अबाउट ह्यूमन्स। फॉर एग्जांपल समबडी इन लखनऊ, मान लो कोई भी हमारा एक टीचर है लखनऊ में, बहुत अच्छा पढ़ा रहा है। अब उसकी एस्पिरेशन है उसको दिल्ली में आना है, तो उसको दिल्ली आना है, राइट? एंड समबडी हैज़ टू टेक हिज प्लेस इन कानपुर। तो डिफरेंस तो क्रिएट होगा ही। यू कैन नॉट से कि यार ये यहाँ से गया है तो अब जो आएगा नया वो इक्वली उतना ही अच्छा वैसा पढ़ाएगा, वो ज़रूरी नहीं होता। तो ये ऑफलाइन का चैलेंज है। क्वालिटी मेंटेन करना, हर जगह कंसिस्टेंट रखना चैलेंज है। बट कंपनीज कोशिश करती हैं, हम भी बहुत कोशिश करते थे मेंटेन करने की, बट थोड़ा बहुत डिफरेंस तो रहता ही होगा। What key lessons did you learn from your time running Career Power that helped you found
अड्डा 24/7? देखो सबसे बड़ा लेसन तो मैं कहूँगा कि ये था कि जो हमारा देश है ना वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड देश है। अलग-अलग तरीके के लोग अलग तरह तरीके से सीखते हैं। तो हमने देखा कि जिस तरह दिल्ली में लोग पढ़ते हैं, चेन्नई में वैसे नहीं पढ़ते। हैदराबाद में दे लर्न डिफरेंटली एंड दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट लैंग्वेजेज़, क्योंकि लैंग्वेज तो अलग है ही, कि यहाँ पे आप हिंदी में पढ़ रहे हो तो चेन्नई में तो लोग अपनी लोकल लैंग्वेज तमिल में ही पढ़ेंगे। इट गोज़ इवन बियॉन्ड दैट। किस तरह से आप पेडागॉजी है, किस तरह से डाउट सॉल्विंग है, किस तरह से चीज़ें हैं। तो हमने बहुत उस तरह की चीज़ें नोटिस की डाइवर्सिफाइड पूरे इकोसिस्टम में, कि अलग-अलग जगह अलग-अलग चीज़ें चलती हैं। अलग-अलग तरीके के सपोर्ट सिस्टम है, लोकल सपोर्ट सिस्टम है, कहीं लाइब्रेरीज़ हैं खूब सारी, बच्चे लाइब्रेरीज़ में पढ़ते हैं बैठ के, कहीं लोग अपने घर पे पढ़ते हैं, कहीं लोग हॉस्टल्स में पढ़ते हैं। कि साउथ में ऐसा बहुत कल्चर है कि बच्चे जब कोचिंग करने जाते हैं तो पूरा रेजिडेंशियल कोचिंग होती है। तो इससे एक हमें बहुत अच्छा एक्सपोज़र मिला कि पूरे इंडिया में किस तरह से लोग सीख रहे हैं, उनका लर्निंग का नेचर क्या है। दूसरा हमें ये भी समझ में आया कि एजुकेशन का मतलब क्या है, डिलीवरिंग एजुकेशन का मतलब क्या है। सो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि क्लास में जाके आपने एक टॉपिक पढ़ा दिया, इट इज़ मच मच मोर दैन दैट। दिस इज़ अबाउट इंस्पायरिंग ए स्टूडेंट, कि उसको वो अभी एक बेसिक उसका एक थॉट प्रोसेस है, हाउ यू इग्नाइट दैट, हाउ यू क्रिएट स्पार्क, हाउ यू मेक हिम ड्रीम बिग इन लाइफ। तो ये सब काफ़ी समझ में आया, क्योंकि हम फिजिकली, मैं खुद ट्रैवल करता था, क्लासेस भी लेता था अलग अलग जगह पे टाइम टू टाइम, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और जब हमने अड्डा की शुरुआत की तो ये सब चीज़ें बहुत काम आई बाद में। ये नाम कैसे आया सर, अड्डा 24/7? ओके, सो क्या हुआ था, अराउंड 2015-16 की बात है, जब हम ऑफलाइन एक्सपेंड कर रहे थे। क्योंकि ये तीसरा नाम चेंज हो रहा था। हाँ, बैंक नहीं पावर। बच्चों को नहीं पता था बैंक पावर, तो बहुत ही कुछ लोगों को। हाँ, वही कि तीसरी बार हम लोग चेंज कर रहे थे ये। हाँ, तो क्या हुआ था उस टाइम कि 15-16 के राउंड की बात है। उस टाइम क्या हो रहा था कि इंटरनेट धीरे-धीरे आ रहा था, लोगों ने यूज़ करना शुरू कर दिया था, और बहुत सारे लोग ऑनलाइन आते थे टू सीक इन्फॉर्मेशन, क्योंकि लोग पहली बार ऑन बोर्ड हो रहे थे इंटरनेट पे। और जब भी कोई इंटरनेट पे आते हैं तो सबसे बेसिक चीज़ होती है कि लोग गूगल यूज़ करते हैं, कुछ भी सर्च करने के लिए। तो उस टाइम क्या होता था कि मान लो बैंकिंग या कोई भी गवर्नमेंट जॉब ले लो, तो उससे रिलेटेड लोग काफ़ी कुछ सर्च करने के लिए ऑनलाइन आते थे। तो उस टाइम हमने एक वेबसाइट बनाई थी bankersadda.com। तो हमारा थॉट ये था कि यार बैंकिंग में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन, बच्चे काफ़ी सारी चीज़ें जानना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि कौन सी नेक्स्ट जॉब आ रही है, कौन से बैंक में आ रही है। वो जानना चाहते हैं इस प्रोफाइल क्या है, इसमें क्या-क्या करना होता है। वो ये भी जानना चाहते हैं कितनी सैलरी होगी। वो ये भी जानना चाहते हैं कि आगे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जानना चाहते हैं, और कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म नहीं है जहाँ पे सब चीज़ें एक साथ मिल जाएँ। तो हमने एक वेबसाइट बनाई bankersadda.com। लकीली वेबसाइट बहुत हिट हो गई, बहुत ज़्यादा, बहुत पॉपुलर हो गई, बिकॉज़ सब चीज़ एक ही जगह थी, सारी इन्फॉर्मेशन। डायरेक्टरी हो गई एक्चुअली बैंक की एक। तो सारी चीज़ें हाँ, एक ही जगह मिलने लगी बच्चों को। हाइली पॉपुलर वेबसाइट, मतलब एट द पीक ऑफ इट वी यूज्ड टू गेट अबाउट 40-50 मिलियन व्यूज़ एवरी मंथ। ड्यूरिंग ट्रैफिक एवरी मंथ। इतना इतना ट्रैफिक आता था हमारा। उसी टाइम तो हमें लगा कि यार तो जब बैंकिंग का शुरू किया था तो हमारा बैंकिंग का ही थॉट था, बिकॉज़ बैंकिंग बहुत वो था, कॉम्प्लेक्स था। इतने सारे बैंक से, इतने सारे एग्ज़ाम से। फिर हमें लगा यार बाकी एसएससी का भी कर देते हैं। तो वी स्टार्टेड अनदर वेबसाइट sscadda.com। उस पे सारी एसएससी की इन्फॉर्मेशन वो भी चल गई। फिर टीचिंग के लिए स्टार्ट की टीचर्स अड्डा, वो भी हिट हो गई। तो ऐसे 3-4 हमने बनाई, तो सभी चल रही थी। एंड देन वी रियलाइज़ कि ऐसे हम कितनी वेबसाइट खोलेंगे, बिकॉज़ दिस इज़ वेरी वेरी वास्ट। हाँ, बहुत। तो बट ऑन द अदर हैंड हमारा जो कोर बिज़नेस था वो तो ऑफलाइन था, तो हम तो ऑफलाइन ही कर रहे थे। ये तो हमने इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट शुरू की थी, जस्ट टू हेल्प पीपल। हर एक बच्चा वॉक इन करके आके पूछ नहीं सकता, तो हाँ, रेडीली तो अवेलेबल informative इन्फॉर्मेशन रहे। तो फिर 2016 में क्या हुआ, 16 में एक समय ऐसा आया जब हमें लगा कि यार हमें अपने आप को थोड़ा रीस्ट्रेटाइज़ करना चाहिए और रीथिंक करना चाहिए। 2-3 एस्पेक्ट थे। पहला एस्पेक्ट ये था कि जब हमने 2010 में शुरू किया था, तो हमारा कोई ख़ास विज़न नहीं था। हमें कुछ ख़ास नहीं पता था। हमें बस ये पता था कि हमें लोगों की हेल्प करनी है, और ये एक एरिया है, बैंक की जॉब निकलती है, चलो उनकी हेल्प करते हैं। इट वाज़ नॉट अबाउट हेल्पिंग मिलियंस ऑफ पीपल, हेल्पिंग द होल कंट्री। इट वाज़ लाइक, मेरे लिए तो, मैं पर्सनली बताऊँ तो ये था कि मेरे गाँव के लोग, या मेरे कोई विजन मिशन सेट नहीं थी, बस एक एक उतना था, राइट? उतना पता। बट 2016 तक आते-आते नाउ वी वर बिग, एंड वी हैड द एक्सपोज़र आल्सो, कि यार नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ अ गैप, ह्यूज गैप, कि लोगों को नहीं पता। एंड बिकॉज़ ऑफ दैट, बिकॉज़ लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है, लोगों को एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, बिकॉज़ ऑफ दैट देयर इज़ अ ह्यूज नीड, और देयर इज़ अ बिग रीज़न व्हाई वी शुड एग्जिस्ट, और व्हाट वी कैन कंट्रीब्यूट टू पीपल। तो एक क्लियर कट हमें गैप दिखने लगा था कि यार ये पूरा बड़े लेवल पे, कंट्री लेवल पे, कि पूरे देश को अगर देखें तो बहुत डाइवर्सिफाइड है, लेकिन जो मासेस हैं वो तो छोटी-छोटी जगह में रहते हैं,
वहाँ पे एक गैप है कि लोगों को नहीं पता, अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस भी है तो एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। एज़ अ कंपनी वी कैन हैव दैट विज़न और मिशन टू फिल दैट गैप। और उसमें हमने रियलाइज़ किया कि यार अगर हम टियर 2 टियर 3 या गाँव के लोग हैं, कस्बों के जो बच्चे हैं, अगर उनको सर्व करना चाहते हैं, तो ऑफलाइन से नहीं हो सकता ये। दिस कैन हैपन थ्रू ऑनलाइन ओनली। बिकॉज़ ऑफलाइन में आप कितने ही सेंटर खोलोगे। और फिर वो सॉल्यूशन दिखना भी शुरू हो गया था कि ऑनलाइन से अब हो सकता है, क्योंकि अब इतना आ गया था अब ऑनलाइन। राइट। क्योंकि हम सेंटर चलाते थे तो हमें लगता था कि यार दिल्ली में भी है तो बच्चे तो आस-पास के गाँव से ही आ रहे हैं। और बहुत सारे लोगों के लिए फ़ीज़िबल भी नहीं है। बहुत सारे लोग, कुछ लोग आ जाते हैं, वो पैसे अगर फैमिली अफ़ोर्ड कर सकती है, बट मोस्टली नहीं आ पाते। तो हमें लगा कि यार उन लोगों को सर्व करना है तो ऑनलाइन इज़ द ओनली वे। ऑफलाइन इज़ नॉट नॉट द वे। फिर ये भी था कि दिखने लगा था कि लोग ऑनलाइन आ रहे हैं। उसके भी 2-3 रीज़न थे, बिकॉज़ उसी टाइम जियो आया था। तो जियो की वज़ह से क्या हुआ था कि वो स्पीड आ गई। आप और ऑनलाइन कोने-कोने तक पहुँच वीडियो गया। देख सकते हो, हुँ। कोने-कोने तक पहुँच भी गया। उसी टाइम यूपीआई आ रहा था। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही थी उस टाइम। तो हमें लगा कि ऑनलाइन इज़ द फ्यूचर। और एक ये भी था जो आपने पहले क्वेश्चन पूछा कि ऑफलाइन में आप क्वालिटी कैसे कंट्रोल करोगे? तो वो भी लगता था कि यार 100 सेंटर्स हैं, यहाँ अभी चैलेंज हो रहा है हमें ऑलरेडी क्वालिटी कंसिस्टेंट और सेम रखना। बट आगे जाके तो और बड़ा चैलेंज होने वाला है। तो फिर ये सब सोच के हमने डिसाइड किया कि नाउ वी विल डू ऑनलाइन एंड प्योरली ऑनलाइन, एंड प्रोबब्ली विल क्लोज डाउन करियर पावर एंड विल स्टार्ट अ न्यू जर्नी। इसमें भी एक बहुत इंटरेस्टिंग डायमेंशन है कि जब हम बात करते हैं कि एक चलती फिरती कंपनी है करियर पावर, राइट? देयर सो मेनी कंपनीज जो ऑफलाइन है और साइड में उन्होंने अपना कुछ ऑनलाइन शुरू कर दिया। तो हमारे लिए भी एक थॉट था कि यार साइड में ऑनलाइन कुछ शुरू कर देते हैं। बट देन वी रियलाइज्ड कि यार एक तो दोनों अलग-अलग हैं। ऑफलाइन को रन करना व्हिच इज़ वेरी ऑपरेशन हेवी, इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम। ऑनलाइन बनाना इज़ डिफरेंट बॉल गेम, बहुत सोफिस्टिकेटेड है, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है, कंटेंट ओरिएंटेड है, इट्स टोटली डिफरेंट थिंग। सेकेंडली देयर आर सो मेनी ऑनलाइन कंपनीज व्हिच आर कमिंग अप। अच्छे बैकग्राउंड के लोग आ रहे थे उनमें, फंडिंग के साथ आ रहे थे। अनअकैडमी था, उस टाइम टेस्ट बुक कंपनी होती थी, ग्रेड अप होता था, मॉक बैंक होता था, ऑनलाइन तैयारी होता था। सो मेनी न्यू कंपनीज वर कमिंग अप। मोस्टली आईआईटी के लोग, आईआईएम के लोग चला रहे थे उनको। तो हमें लगा कि यार देख, हम अगर पार्ट टाइम, मतलब पार्ट टाइम ही हो गया कि अगर हमारी मेन मेन कंपनी ये है और साइड में अगर हमने एक फोकस छोटी सी रहेगा। बना रही, तो वो चल नहीं पाएगी। बिकॉज़ ये लोग जो कि खाली यही करेंगे फ़ोकस, फंडिंग के साथ, तो हम कैसे कम्पीट करेंगे? तो ये भी एक एक डिसीज़न पॉइंट आ गया हमारी लाइफ़ में कि क्या करें? इसको पूरा हटा के पूरा इसे फ़ोकस करें, या ये तो चल रहा है साइड में ये कर लें। तो यहाँ पे डिसीज़न लिया कि ये हटा देते हैं, ज़ीरो से दोबारा शुरू करते हैं। तो फिर आई केम टू गुड़गाँव, वी सेट अप अ टीम इन गुड़गाँव, वी हायर्ड फर्स्ट एम्प्लॉयी सीटीओ, और उसके बाद हमने पूरी टीम बनानी शुरू की। और अड्डा 24/7 इज़ ऐप फर्स्ट टेक ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हमारी ऑडियंस टियर 2 टियर 3 से आती है, और इन लोगों के पास मोस्टली मोबाइल फ़ोन्स ही होते हैं, उसी पे पढ़ाई करते हैं, लैपटॉप, डेस्कटॉप्स इतने नहीं होते। तो उस तरह की कंपनी, उस तरह का जो थॉट प्रोसेस, पहले से ही वही थॉट प्रोसेस है कि लोग मोबाइल में पढ़ेंगे, और पूरा इकोसिस्टम मोबाइल फर्स्ट ही है बेसिकली। पहले हमने इनफैक्ट ऐप लॉन्च किया था और सेकंड फिर वेबसाइट लॉन्च की। और कंपटीशन, जो पहले सक्सेस रेट मिलती थी ऑनलाइन में, क्या वो सक्सेस रेट थोड़ी बड़ी या बराबर रही या नीचे आई? क्योंकि क्वालिटी आपने इस बार बिल्कुल कंट्रोल कर ली होगी, क्योंकि अब क्वालिटी पूरे भारत में वही जाएगी जो आप यहाँ से करोगे, तो वो बड़ा बार वहाँ से। नंबर ऑफ सिलेक्शंस तो बढ़ते ही चले गए, बढ़ते ही जा रहे हैं हर साल, बिकॉज़ क्वालिटी तो अब आपके हाथ में है, और क्वालिटी के साथ-साथ और क्या हो रहा है कि आप जो बच्चों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल सिंपल सी चीज़ है, जैसे ऑफलाइन में क्या होता था कि डाउट्स वाज़ अ बिग प्रॉब्लम, कि बच्चा अपने घर से यहाँ पे आया क्लास करने के लिए, उस टाइम उसने 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए, उसके बाद चला गया। अब घर पे पढ़ाई कर रहा है, अब डाउट आ गया तो क्या करे? रात को पढ़ रहा है, डाउट आ गया तो क्या करे? तो ऑनलाइन में वो सब प्रॉब्लम नहीं है। ऑनलाइन में तो 24/7 डाउट सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करते हो ऑनलाइन में, एंड आप हर साल कुछ ना कुछ नया वैल्यू क्रिएशन करते हो ऑनलाइन में। तो ओवर द टाइम तो काफ़ी मैच्योर हो गया है, और सिलेक्शन रेट तो ऑफ कोर्स बढ़ ही रहे हैं। Adda 24/7 focuses on providing education in vernacular languages. Why do you believe in this? This is so crucial for Indian education landscape. देखो, एक तो ये है कि मैं खुद हिंदी मीडियम से हूँ, यूपी बोर्ड से पढ़ा हूँ हिंदी मीडियम से, और मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जब दिल्ली आया और मुझे पता लगा कोचिंग इंग्लिश मीडियम में करनी है, क्योंकि कोचिंग यहाँ तो दिल्ली में तो इंग्लिश में कराते हैं, तो इट वाज़ ए रियली टफ टाइम फॉर मी। मैं पूरा हिंदी, मेरा घर में हिंदी बोलते हैं, मैंने हिंदी की बुक पढ़ी है, सब कुछ, और अचानक से मुझे बोले कोई कि यार आप अब आपको इंग्लिश में ही पढ़ाई करनी है, इंग्लिश में ही क्वेश्चन पूछने हैं। मैंने जब तैयारी की थी पूरे कोचिंग में, 1 साल कोचिंग की थी, मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं क्वेश्चन पूछूंगा सब लोग देखेंगे मुझे और मेरी तरह हंसेंगे, क्योंकि इंग्लिश में पूछना पड़ेगा, इंग्लिश मुझे आती ही नहीं है। तो मेरा बहुत स्ट्रांग बिलीव है कि अगर आप
किसी को लर्निंग इम्पार्ट करना चाहते हो, कुछ भी सिखाना चाहते हो, तो उसका बेस्ट पॉसिबल वे है उसको उसकी लैंग्वेज में सिखाया जाए। उसको किसी डिफरेंट लैंग्वेज में आप सिखाने की कोशिश करोगे तो वो इनएफिशिएंट ही होगा। और ये हमने बाद में देखा भी, बाद में जब हमने अपने हमारे फिजिकल सेंटर्स थे अक्रॉस इंडिया, फॉर एग्जांपल तमिलनाडु में, चेन्नई में हमारा सेंटर था। एक ऑप्शन है कि आप इंग्लिश में पढ़ाओ, और इंग्लिश तो आप इंडिया में हर जगह भेज दो इंग्लिश के टीचर्स, राइट? बट क्या वो एफिशिएंट वे है, या फिर वहाँ पे तमिल में ही कोई पढ़ाए तो बेटर वे है? तमिल में पढ़ाए तो बेटर वे, स्टूडेंट्स आर मोर हैप्पी, अच्छे से समझ सकते हैं, अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमने ऑफलाइन में भी देखा। और आज भी मैं बेस्ड ऑन डेटा एक बहुत कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि लर्निंग बेस्ट लर्निंग तभी हो सकती है जब लोकल लैंग्वेज में, उसकी अपनी नेटिव लैंग्वेज में सिखाया जाए। तो हमने उसको अडॉप्ट किया, और इनफैक्ट शुरू किया था 2016 में, तो इंग्लिश में ही था हमारा प्लेटफॉर्म। बट 2019 में व्हेन वी, जब हमारा ऑनलाइन भी चलने लगा एंड वी गॉट द कॉन्फिडेंस, तो हमें हमें लगा कि हमें लोकल लैंग्वेज में पढ़ाना चाहिए। एंड दैट वाज द टाइम व्हेन वी रेज फंडिंग। इनफैक्ट ये सेकंड फंडिंग थी। एक पहली फंडिंग वेदांता ग्रुप ने हमें दी थी, करीब 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 $1 मिलियन, 8 करोड़ के आसपास दिए थे। बट दिस वाज सेकंड राउंड ऑफ फंडिंग वेयर इन्फोएज केम इन। ओके। वी मेट संजीव सर एंड दिस वाज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि हमें लोकल लैंग्वेज में पढ़ाना है। हम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अगर हम उन लोगों को एम्पावर करना चाहते हैं, छोटी जगह से आते हैं, तो लोकल लैंग्वेज में पढ़ाना पड़ेगा। अब लैंग्वेज में भी इट विल टेक सम मनी, बिकॉज कंटेंट कंटेंट क्रिएट बनना करना, है, बहुत टीचर, ये टीचर्स, वो, फैकल्टी सो बहुत सारा है। वी नीडेड दैट मनी। So Info has supported us and they invested in our company. So since then we have expanded into 12 languages. पहले शुरू किया था तो तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली, इनसे शुरू किया था। अभी तो हम इसके अलावा भी और काफी सारी लैंग्वेज करते हैं। What are some of the most significant impacts that Adda 24/7 has had on students from rural and semi-urban areas? देखो, हमारा बिजनेस तो बहुत इम्पैक्टफुल है। मुझे लगता है कि मतलब मैं पर्सनली और किसी ऐसे बिजनेस को नहीं जानता जो इतना इम्पैक्टफुल हो। हमारे बच्चे हमारे प्लेटफॉर्म पे जाते हैं। जनरली 80% ऑफ द ऑडियंस जो हमारे प्लेटफॉर्म पे है वो छोटी जगह से आती है, और ये लोग वो हैं जो बेसिकली डिप्राइव्ड रहे हैं ड्यू टू वॉट एवर रीजन। या तो जोग्राफिकली कि आप बहुत या financially? फाइनेंशियली हो सकता है। इनफैक्ट बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। दीज आर द पीपल हु हैव बीन डिप्राइव्ड ओवर द ईयर्स, ओवर द जनरेशंस। इन लॉट ऑफ केसेस फिजिकल डिसेबिलिटीज हैं लोगों को, नहीं कर पाते, लोग मूव नहीं कर पाते घर से, अपने सिटीज से। तो जब ये लोग हमें मेल करते हैं कि मैं बिहार के इस रिमोट गांव में रहता हूँ, घर में मम्मी पापा हैं, खेती करते हैं, हार्डली किसी तरह से घर चलता है, 5-6 भाई बहन हैं, और मैंने तैयारी की ऑनलाइन क्योंकि और कोई तरीका नहीं था, और आज मैं बैंक पीओ बन गया हूँ, एसबीआई में मैनेजर बन गया हूँ। तो जो खुशी होती है ना, वो उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। आई हैव सो मेनी केसेस। मैंने बहुत सारे बच्चों के साथ इंटरव्यू भी किए, ऑनलाइन यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे आपको। एक लड़की है जो, ये तो दिल्ली के ही किसी छोटी जगह, दिल्ली के किसी एक एरिया में रहती थी, थोड़ा जो आई थिंक लक्ष्मी नगर या उसके आसपास कहीं रहती थी वो लड़की। तो उसकी मदर जो थी, शी वॉज मेड इन समबडी, मतलब लोकेलिटी में एज ए मेड काम करती थी। एंड तो लड़की ने पढ़ाई की हमारे प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि वैसे तो अफोर्ड कर नहीं सकती थी वो फिजिकल, एंड शी बिकेम पीओ इन एसबीआई, मैनेजर बन गई। तो उसकी मदर और वो दोनों आए थे मिलने के लिए। एक लड़का है राजस्थान में, वो बचपन से उसको डिसेबिलिटी थी, मूव नहीं कर सकता था। ही गॉट ए जॉब इन वन ऑफ द पोस्ट इन एसएससी। इतने एक्सट्रीम केसेस मिलते हैं, इतने एक्सट्रीम केसेस जिनकी आप अगर बातें सुनोगे, स्टोरी सुनोगे, तो ऐसा लगता है कि, एंड दैट इज व्हाट दे से, कि अगर आप नहीं होते तो क्या होता फिर हमारा। तो ये जो फीलिंग है ना कि हमने किसी की लाइफ में चेंज किया, हमने किसी की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड किया, कुछ इम्पैक्ट किया, आई थिंक इससे बड़ी कोई फीलिंग नहीं है। एंड दैट्स अ मोटिवेशन फॉर मी एंड द होल ऑर्गेनाइजेशन कि यार हम कुछ ऐसा कर रहे हैं कि डायरेक्टली लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं। और मैंने ये भी देखा है कि जनरली जो हमारी ऑडियंस है, हमारे लोग हैं जो ऐसी जगह से आते हैं, वहाँ पर एक पर्सन की लाइफ में अगर हम चेंज लाते हैं, तो उसका जो इम्पैक्ट होता है वो पूरे गांव पर आ जाता है, पूरे एरिया में इम्पैक्ट आता है। कि एक हमारा स्टूडेंट है, मान लो एक लोकेलिटी से या एक किसी रूरल एरिया से, वो मान लो यूपीएससी में सेलेक्ट हो गया, तो पूरे एरिया में लोग इंस्पायर को पता लग जाएगा कि यूपीएससी क्या होता है, कैसे तैयारी होती है। इंस्पिरेशन आ जाती है, लोग मोटिवेट हो जाते हैं। तो आई थिंक दैट्स द इम्पैक्ट वी आर ब्रिंगिंग। एंड एक और इसका साइड है जो मुझे लगता है बहुत पावरफुल है, कि हमारे देश में, जहाँ हम कह सकते हैं कि ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास, पुअर मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बायसनेस है टुवर्ड्स बॉयज़, कि अगर पैसे खर्च करने हैं तो लड़कों पे खर्च करो। गाँव में अगर लड़का लड़की मान लो दो किसी के घर में हैं, तो अगर कोचिंग के लिए भेजना है तो लड़के को भेज देंगे, लड़की को नहीं भेजेंगे। उस लड़की का क्या, वो तो गाँव से बाहर ही नहीं निकल सकती। और ये बहुत जनरल है, काफ़ी देखा है हमने, काफ़ी ज़्यादा। अब ऑनलाइन वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है, एक तो पैसे बहुत बाहर अफोर्डेबल है, और कहीं और जाना वो नहीं है। लड़कियां वहीं अपना तैयारी कर सकती हैं। तो पहले ऑफलाइन से सर मेल फीमेल का रेशो क्या चेंज हुआ ऑनलाइन में आने के बाद? बहुत ज़्यादा चेंज हुआ।
मुझे लगता है कि ऑफलाइन में तो 10% लड़कियां हार्डली होती होंगी। 90-10 होता था। अभी एटलीस्ट 35 to 40% लड़कियां होती हैं। किसी किसी कोर्सेज में से जो टीचिंग के कोर्सेज होते हैं वहाँ तो बहुत ज़्यादा है, मतलब 60% लड़कियां होती हैं, लेकिन ऑन एवरेज भी कहूँगा तो 35-40% लड़कियां होती हैं। कैग की एक बड़ी प्रॉब्लम है सर एडटेक में, तो उसको कैसे सॉल्व किया आपने? ये आज भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सबके लिए। वर्ड ऑफ माउथ तो मैं जान गया, पहले सवाल से ही आपके कि वर्ड ऑफ माउथ तो जाएगा, इसमें जाता ही है, पर क्या कैग प्रॉब्लम था कभी या कभी था ही नहीं? देखिए, वी हैव बीन वेरी लकी, कैग हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं रहा है। ऑल्दो गूगल हमारा इन्वेस्टर है, ओके। लेकिन हम गूगल पे पैसे खर्च नहीं करते। सब लोगों के ऐड चलते हैं, हम लोग नहीं चलाते, हार्डली कभी चलाते हैं। इसका रीज़न यही है कि जब हमने शुरू ही किया था, जैसे मैंने बताया कि हमने बिफोर अड्डा वी स्टार्टेड दीज़ वेरियस 30 बच्चों के बैच में 24 बच्चे, मतलब नहीं, कितना 80% हो गया। इवन ऑनलाइन वर्ल्ड में, वर्ड ऑफ माउथ तो चलो हटा देते हैं। ऑनलाइन वर्ल्ड में जब हमने शुरू किया था तो हमने बैंकर्स अड्डा बनाया था, एसएस अड्डा। तो ये साइट ऑलरेडी इतनी पॉपुलर थी, यूज़र तो भरे ही पड़े हैं आपके पास। इट्स जस्ट द कन्वर्जन, इट्स जस्ट द एडॉप्शन कि जैसे-जैसे पहले क्या होता था, पहले लोग ऑनलाइन को सीरियसली नहीं लेते थे कि इन्फॉर्मेशन सीख कर लिए चले गए। फिर धीरे-धीरे लोगों को रियलाइज़ हुआ कि यार जो मैं पढ़ रहा हूँ अपने गाँव में या अपने लोकल ट्यूशन में, ऑनलाइन में तो सब बहुत बेटर है। तो एडॉप्शन धीरे-धीरे बढ़ा। लेकिन यूज़र की प्रॉब्लम थी, यूज़र तो भरे पड़े थे हमारे प्लेटफ़ॉर्म्स पे। आज की डेट में भी रफली 30 टू 40 मिलियन यूज़र्स एवरी मंथ हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे आते हैं। तो हमारा जो प्लस ये भी है कि जो आपने कहा कि बाकी कंपनीज़ को बहुत प्रॉब्लम होती है कि काफ़ी लोग बर्न करते हैं ये सब। तो हमारा तो कल्चर ही नहीं था, हम तो ऑफ़लाइन करते थे, प्रॉफ़िटेबल और सेल्फ फंडेड बिज़नेस था। तो वीसी मनी तो थी नहीं कभी पहले। तो जो कुछ करना था वो ऑर्गेनिकली ही करना था। तो हमने पहले ही ये एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया था कि यूज़र वाला टेंशन नहीं था। यूज़र बहुत है प्लेटफ़ॉर्म पे, यू हैव टू हैव द राइट प्रोडक्ट उनके लिए। तो ऑर्गेनिक प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, हमारा मोस्टली बिज़नेस ऑर्गेनिक ही है। और हमारे लिए ग्रोथ का मतलब काफ़ी कुछ होता है कि हम नए-नए प्रोडक्ट्स जो लेकर आते हैं, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करना, नए-नए एग्ज़ाम्स के लिए कोर्सेज़ लॉन्च करना, ये हमारे बड़े लीवर्स होते हैं। बट इन जनरल यूज़र बेस इज़ आवर यूज़र बेस प्रोबब्ली लार्जेस्ट इन इंडिया इन टेस्ट प्रेप। कुछ की स्टैट्स बताइए सर, कौन सा रीजनल इंडिया का सबसे ज्यादा तैयारी में आता है? साउथ, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, टियर 1, टियर 2, टियर 3 से क्या ट्रैफिक है? और 5 स्टेट्स कौन से हैं सबसे हाईएस्ट जिनसे बच्चा आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का? नॉर्थ से, साउथ से, वेस्ट से, ईस्ट से? देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सबसे ज़्यादा तो नॉर्थ में ही है। सबसे पॉपुलर और जो क्राउड जो अपीयर होता है। साउथ में भी है, साउथ में कुछ स्टेट्स में काफ़ी ज़्यादा है, जैसे आंध्रा स्टेट में नंबर ऑफ एस्पायरेंट्स इन बैंक एग्ज़ाम्स आर हाईएस्ट इन आंध्रा। ओके। तो इंट्यूटिवली ऐसा लगता है कि यूपी से होगा या बिहार से होगा, हाँ, यही। है नहीं ऐसा, लेकिन आंध्रा इज़ द लार्जेस्ट। और थोड़ा ऐसा बाइफरकेशन भी है कि अलग-अलग एग्ज़ाम के लिए अलग-अलग अलग स्टेट स्टेट्स में क्रेज़ है। पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा अवेयरनेस है। उसका हो सकता है कहीं न कहीं रिलेशन उससे भी होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट इधर ज़्यादा है या पॉपुलेशन ज़्यादा है या फिर पर कैपिटा इनकम नॉर्थ साइड में कम थोड़ी है। कम है। अदरवाइज़ हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे तो हर स्टेट से स्टूडेंट्स हैं जो कोई ना कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं या किसी ना किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। सो इट्स ऑल डाइवर्सिफाइड बिटवीन मेट्रोज़ एंड टियर 2, टियर 3। तो हमारा 80% जो ऑडियंस है, जो ट्रैफ़िक हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे आता है, वो टियर 2, टियर 3 एंड बियॉन्ड से ही आता है। तो आप कह सकते हो कि दिस इज़ अ प्लेटफ़ॉर्म फॉर मासेस, पीपल कमिंग फ्रॉम विलेजेस, फ्रॉम टाउन्स, उन्हीं के लिए प्लेटफ़ॉर्म बनाया गया है। और हमारा मोटो भी यही है। आप हमारी कंपनी में देखोगे तो 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। पहला, हाउ वी मेक आवर कोर्सेज़ और हाउ वी मेक एजुकेशन मोर एंड मोर अफोर्डेबल। कितना सस्ता कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है वो उसकी पेइंग कैपेसिटी बहुत लिमिटेड है। तो उसको जितना हम अफोर्डेबल बनाएँगे वो लोग और ज़्यादा लोग उसको कर पाएँगे। और दूसरा है वर्नाक्युलर कि यार उनकी लैंग्वेज में पढ़ाना है, तो उस पे भी काफ़ी एम्फेसिस है। ये एग्जाम्स किस लैंग्वेज में होते हैं फिर? ओके, सो आज के टाइम में ज़्यादातर एग्ज़ाम मल्टी लैंग्वेज होते हैं। मल्टी मतलब 10 से 12 लैंग्वेजेज़ में होते हैं ज़्यादातर एग्ज़ाम्स। पहले होते थे हिंदी, इंग्लिश में, लेकिन जब से पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट का काफ़ी फ़ोकस रहा है कि लोकल लैंग्वेजेज़ में तो एग्ज़ाम लर्नर कराए चूज जाएँ। कर सकता है वो किस चूज़ कर भाषा में सकते हैं। आंसर देगा। मोस्ट ऑफ द केसेज़ में चूज़ कर सकते हैं। Okay. As in these government exams preparation, the chances of success are very low. And nowadays on YouTube, people have started saying कि plan B भी होना चाहिए. So do you think backup options for the students are good or bad? क्योंकि बहुत masses देता है ये एग्जाम, बहुत बड़ा चंक है जो हमारे देश में इस एग्जाम्स को देता है, और बहुत उस हिसाब से बहुत छोटा सा जॉब्स की वैकेंसीज निकलती हैं। देखिए, प्लान बी होना चाहिए मेरे हिसाब से। ऑल्दो हमने ये देखा है कि जब स्टूडेंट्स आते हैं हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे, तो बहुत फ़ोकस्ड थॉट प्रोसेस से आते हैं कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ यही चाहिए। एंड व्हिच इज़ आल्सो द राइट वे, बिकॉज़ आप शुरू से ही अगर प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी करके आओगे तो थोड़ा डिस्ट्रैक्शन रहता है आपको। जब बच्चे 2 साल, 3 साल तैयारी कर लेते हैं, अपना पूरा उन्होंने एफ़र्ट लगा दिया, पूरी मेहनत कर ली, तो मैंने देखा है कि उसके बाद बच्चे थोड़े ओपन अप होते हैं कि वी वांट टू
ट्राई समथिंग एल्स ऑल्सो एंड वी वांट टू एक्सप्लोर समथिंग एल्स ऑल्सो। तो ये मैंने टेंडेंसी देखी है लोगों की। देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत ज़्यादा आज की डेट में टफ है, क्योंकि नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बहुत बहुत ज़्यादा है ज़्यादा है। और सीट्स बहुत कम होती हैं, तो एक फोकस्ड अप्रोच तो चाहिए होती है। हमारे केस में हमने क्या हम इसको कैसे देखते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं? अभी रिसेंटली हमने एक स्किलिंग वर्टिकल अपनी कंपनी में शुरू किया है। तो हमने ऐसा सोचा कि हमारे बच्चे जो प्लेटफ़ॉर्म पे तैयारी करते हैं, वो पहले 1-2 साल बहुत फ़ोकस तरीके से तैयारी करते हैं। बहुत कमिटेड एंड दे डोंट वांट एनी डिस्ट्रैक्शन। लेकिन उसके बाद एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो एसबीआई की बात करते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसमें पीओ के लिए करीब-करीब 2000 सीट आती हैं हर साल, और जो लोग अप्लाई करते हैं नॉर्मली 10 से 12 लाख लोग तो करते हैं मिनिमम। लेकिन अगर 10 लाख मान लेते हैं, तो उनमें से 2000 को अगर मिल गई तो क्या 9 बहुत बड़ा है, लाख बहुत बड़ा। 98,000 तो फिर भी रह गए। 9 लाख बहुत बड़ा गैप लेकिन और इसमें से भी कम से कम जो शुरू के 1 लाख होंगे वो सच में अच्छे होंगे, कैपेबल होंगे, अच्छे होंगे, उनके अंदर फायर होगा, चाह होगी। लेकिन कितनी भी फायर हो, सीट तो 2000 ही है। कितना भी टैलेंट हो आपके अंदर। तो हमने कहा कि यार देखो, अभी आप एसबीआई में आपने ट्राई किया, व्हाटएवर, आपने बहुत मेहनत की, आप बहुत टैलेंटेड हो, बहुत अच्छे हो, लेकिन सीट वहाँ 2000 ही है, तो शायद आपका किसी वजह से नहीं हो पा रहा है। बट आर यू विलिंग टू कंसिडर लेट्स से सम अदर बैंक, मे बी आईसीआईसीआई प्राइवेट बैंक्स में। और प्राइवेट बैंक और एचडीएफसी और कोटक। So this is one direction where we are working now. We have started working that once our students feel that they have given their best, but still they are not able to crack these exams, what else we can do for अदर them? ऑप्शंस। हाँ, उनको हम ठीक है। कहाँ हेल्प कर सकते हैं, उनके लिए क्या कर सकते हैं? तो नाउ वी आर ऑल्सो एक्सप्लोरिंग कि हम प्राइवेट सेक्टर में क्या बच्चों की हेल्प कर सकते हैं। What values do you believe are essential for young entrepreneurs, especially in education sector? देखो एजुकेशन, पहली बात तो सर्विस है, नोबल सेवा है एक सर्विस है, तरह से। इनफैक्ट नोबल सर्विस है। हाँ, सेवा है सेवा है। बेसिकली। तो सबसे पहला तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका जो बिगर थॉट प्रोसेस होना चाहिए वो सेवा का होना चाहिए, रादर देन अर्निंग मनी और मेकिंग इट ए बिज़नेस। मनी फॉलोज़, बिज़नेस फॉलोज़, सब फॉलो हो जाएगा। लेकिन अगर आपके अंदर जो भावना है वो सेवा की है कि नहीं है, आप एक्चुअली हेल्प करना चाहते हो, एक्चुअली कुछ कुछ उनकी लाइफ में वैल्यू जी। क्रिएट करना चाहते हो, कुछ वैल्यू ऐड करना चाहते हो, आई थिंक वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपके अंदर वो फीलिंग है कि, क्योंकि क्या होता है कि आप कुछ भी काम करते हो, आपका इंटेंट ये हो सकता है कि मुझे तो पैसा कमाना है, मुझे तो बड़ा आदमी बनना है, दैट इज़ फाइन। बट आप कोई भी चीज़ लॉन्ग टाइम तक वही कर सकते हो जो आप एन्जॉय करते हो, जो आपको मज़ा आता है। तो अगर आपको मज़ा आता है लोगों की हेल्प करने में, अगर आपको मज़ा आता है लोगों को गाइड करने में, लोगों को सपोर्ट करने में, तो ये एक पहली रिक्वायरमेंट है। क्योंकि अगर आपको आता है तो आप लॉन्ग टाइम तक कर सकते हो, क्योंकि आपको मज़ा आ रहा है, पैसे नहीं भी तो भी क्या है, पैसा भी आएगा, ऐसा नहीं है पैसा नहीं आएगा, पैसा विल फॉलो, लेकिन आपको मज़ा आना चाहिए। तो ये बहुत नोबल कॉज़ है, एजुकेशन बाकी और फील्ड्स की तरह नहीं है, ये बहुत पेशेंस वाला है। दूसरा चीज़ मैं यही बोलना चाहूँगा कि एजुकेशन बहुत पेशेंस वाला भी है बिज़नेस, कि इसमें आप डे 1 पे सोचोगे कि आपने शुरू किया और सब कुछ अच्छा-अच्छा होने लगा, बहुत अच्छे एडमिशन ले लेंगे और पैसों की बारिश होने लगी, तो वैसा कुछ नहीं होने वाला है। और एंड इट्स अ वेरी रिस्पांसिबल बिजनेस आल्सो ना। राइट। आपकी रिस्पांसिबिलिटी भी बहुत है अगर आपने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत है। तो आपका नाम फैलेगा, लेकिन उससे पहले आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको ग्राउंड पे काम करना पड़ेगा, एक्चुअली रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, व्हिच माइट टेक ईयर्स आल्सो, सो यू हैव टू हैव पेशेंस फॉर दैट। सर, व्हाट आर फ्यूचर प्लान्स ऑफ अड्डा? आर देयर एनी न्यू प्रोजेक्ट्स और इनिशिएटिव ऑन द होराइजन अपार्ट फ्रॉम स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव दैट यू हैव टेकिंग? ओके, सो स्किल्स तो है ही हमारा एक बड़ा इनिशिएटिव। इसके अलावा रिसेंटली इन लास्ट 1 ईयर वी हैव एंटर्ड K13 आल्सो। K13 का मतलब है कि 12th के बाद जो कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, उसमें भी हमने एंटर किया है। इसमें सीयूईटी एक बहुत बड़ा CUET। वो है। सीयूईटी इनफैक्ट अब सीयूईटी को थोड़ा टाइम हो गया, लेकिन सीयूईटी एक ऐसा एग्ज़ाम है कि आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन चाहिए इंडिया में, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, तो सीयूईटी एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे हम बहुत अच्छा कर रहे हैं और इस पे हम और डबल डाउन करना चाहते हैं, इसमें और डीप करना चाहते हैं। नीट एंड जेईई आर आल्सो एरियाज़ वेयर वी वांट टू डू वेल। So beyond government test prep, we are already doing really good. We are market leader in India. But even more than K13 college admissions, I will say skilling is going to be one major focus area for us. How do you envision the future of education in India and what do you see Adda 24/7 playing in it? एजुकेशन में मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ होना है। अगर आप ग्राउंड पर जाएँगे, अगर आप पूरे भारत देश को विज़िट करेंगे, अब गाँव छोड़िए, आप छोटे शहरों में ही जाके देखिए, तो अभी एजुकेशन की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो, जिसमें
जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल है और उसमें गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा रोल है। तो काफ़ी कुछ होना है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो रोल है कि कैसे इसको हम ट्रांसफ़ॉर्म करेंगे, टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल हो सकता है आने वाले टाइम में। जिस तरह से नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, उन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके आप कैसे कॉस्ट इफ़ेक्टिव वे में हाई क्वालिटी एजुकेशन लोगों को दे सकते हो, या टेक्नोलॉजी का यूज़ करके वर्नाक्युलर लैंग्वेज में आप लोगों को क्वालिटी एजुकेशन दे सकते हो। तो उसका बहुत बड़ा रोल है। In Adda, we are very technology-oriented company. As I said, even our investors, InfoAs, Google, Westways, these are the investors who are tech investors. मतलब Google तो tech ही है, right? Good take है, हाँ। So we are very focused and committed to use technology to bring down the cost of education and to make it accessible and affordable to masses. तो हम उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। बट वी हैव, मतलब मैं खुद को भी बोलना चाहूँगा कि हमें भी बहुत कुछ करना है। आई से वी हैव जस्ट स्टार्टेड, लॉन्ग वे टू गो। ये बिगिनिंग है अभी, टेक एजुकेशन और टेक की के मिलने की ये बिगिनिंग है, मैं ऐसे बोलता हूँ। व्हाट एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव टू द यंग एंड एस्पिरिंग एंटरप्रेन्योर्स हु लुक अप टू यू? देखो यार, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप एक ऐसे कंट्री में हो और ऐसे टाइम पे हो जहाँ पे इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। डेवलपिंग मतलब सब ग्रोइंग है, हर चीज़ ग्रो कर रही है, नई-नई चीज़ें बन रही हैं। सो आई कंसिडर माई सेल्फ लकी एंड सेम इज़ ट्रू फॉर यू ऑल्सो। बहुत कुछ पॉसिबल है, बहुत कुछ। इट जस्ट फिगरिंग आउट दोज़ अपॉर्चुनिटीज़ एंड कमिटिंग योरसेल्फ टू दोज़। मतलब अब सोच लो, आप आइडेंटिफाई कर लो, टेक योर टाइम, फिगर आउट कहाँ गैप्स हैं सोसाइटी में इन जनरल, कहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी दिखती है, commit yourself to it. But in terms of opportunities, this is the time and this is the country. I have been to US, I have been to some other countries, but बहुत सैचुरेट हो चुके हैं यार। डेवलप्ड कंट्री तो पूरा सैचुरेट हो चुके हैं। अब यूएस में जाओगे, सब कुछ हो चुका है, एवरीथिंग इज डन। इंडिया में अब चीज़ें हो रही हैं, तो हो रही हैं तो इसका मतलब कि यार बहुत तगड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं सभी के लिए। अभी आप देख रहे हो जो भी कंपनी, जैसे टेक को भी आप देखोगे, अभी कंपनी बहुत छोटी छोटी हैं, बट आप देखिएगा अगले 5 से 10 साल में दीज कंपनीज आर गोइंग टू बी वेरी बिग कंपनीज। सो लुक अराउंड, आइडेंटिफाई ए गैप एंड उसको आप अपने पैशन से मैच कीजिए कि क्या वो ऐसा है जो आप जिंदगी भर कर सकते हो, और फिर उसमें लग जाइए। मैंने एक आर्टिकल थोड़ी देर पहले पढ़ा था न्यूज़पेपर में कि अब ऐसा टाइम आ गया है जब आईआईटी और आईएम करने के बाद में आप प्लीज इंडिया से बाहर मत जाओ। अब तो मैं उल्टा देख रहा हूँ कि जो बाहर है वो भी बाहर है इंडिया वो है। वापस आ रहे हैं। तो टाइम्स हैव चेंज्ड। लास्ट क्वेश्चन सर, अपनी जर्नी में कोई ऐसा डिसीजन जो आप जाके वापस आपको लगता है कि यार मैं उसको इस तरह करता तो ज्यादा अच्छा होता? नहीं, ऐसा कोई डिसीजन नहीं है। मैं आई एम ए वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, और मुझे लगता है कि किसी भी सर्कमस्टेंसेस में जब आप डिसीजन लेते हो, आप अपने हिसाब से बेस्ट डिसीजन लेते हो। बट रेट्रोस्पेक्टिव में कई बार लग सकता है कि यार कुछ ठीक तो है नहीं था, बट उसका कोई पॉइंट नहीं है। दैट डज नॉट सर्व एनी पर्पज। जो हो चुका है वो तो हो ही चुका है। तो आई एम वेरी फॉरवर्ड लुकिंग पर्सन। या तो आप फ्यूचर के बारे में सोच लो या प्रेजेंट में जी लो, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पास्ट में तो पर्सनली आई आई डोंट थिंक टू मच अबाउट द पास्ट। जो हो गया है। एंड आई बिलीव जो डिसीजन लिया होगा, जब भी लिया होगा, सही लिया होगा। एंड आज यहाँ पे बैठा हूँ, तभी आज आपके सही साथ जगह पे, पॉडकास्ट हाँ कर रहा तभी हूँ, आज सही जगह पे। तो शायद सही लिए होंगे। ये मुझे पहली बार ऐसा जवाब मिला है सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन।